हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क असेसमेंट के बारे में और हम जानेंगे कि रिस्क असेसमेंट होता क्या है, रिस्क असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और हम जानेंगे कि रिस्क असेसमेंट के कौन से 5 स्टेप्स होते हैं, रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है और आखिर में हम जानेंगे कि रिस्क असेसमेंट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिस्क असेसमेंट को समझ लेते हैं। रिस्क असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाजर से पैदा होने वाले रिस्क का जायज़ा लिया जाता है और जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स हैं उनको मद्देनज़र रखकर ये फैसला किया जाता है कि आया ये ख़तरे काबिल कबूल हैं या नहीं, ताकि किसी भी नुकसान को प्रिवेंट किया जा सके। या फिर अगर आसान अल्फाज में बोलें तो रिस्क असेसमेंट में पहले किसी एक्टिविटी को कंसीडर किया जाता है और फिर उस एक्टिविटी में आइडेंटिफाई किया जाता है कि उस एक्टिविटी से जुड़े हाजर क्या हैं। फिर उस हाजर से होने वाले जो रिस्क हैं उस रिस्क को फिर इवेलुएट किया जाता है। फिर इवेलुएट करने के बाद हम क्या उस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं एक एक्सेप्टेबल लेवल तक। अब बात करेंगे कि रिस्क असेसमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो रिस्क असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है कि प्रिवेंट करना डेथ को और पर्सनल इंजरी को, और जो लॉस एक्सीडेंट हैं जैसा कि प्रॉपर्टी डैमेज उनको भी प्रिवेंट करना, और ऐसी ऑकरेंस को प्रिवेंट करना जिससे जो लॉ है वो ब्रीच हो और इससे जो कानूनी कार्रवाई होगी उसे प्रिवेंट किया जा सके। और फिर किसी एक्सीडेंट से जुड़ी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसे भी प्रिवेंट करना रिस्क असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव्स होता है। अब हम देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट के कौन से 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है किसी भी एक्टिविटी में जो हाजिर हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना। फिर दूसरे नंबर पर आता है उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जो उस हाजिर से हार्म हो सकते हैं और कैसे उनको नुकसान पहुंच सकता है। फिर जो रिस्क है उसको इवेलुएट करना और अगर वो रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल से ज़्यादा है तो उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए प्रिकॉशन डिसाइड करना। फिर उसके बाद जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग हैं उनका हमें रिकॉर्ड रखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। और फिर लास्ट में है कि हमें उसे रिव्यू करना है और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर इसको अपडेट करना है। तो इस तरीके से ये रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स हैं, तो इसको बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलें रिस्क असेसमेंट को डिटेल में समझते हैं। तो जो सबसे पहला हमने स्टेप देखा था कि किसी भी एक्टिविटी में जो हाजिर है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो हाजिर है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें ये जो वर्क प्लेस है उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जो टास्क या एक्टिविटी है उसको एनालाइज कर सकते हैं, फिर जो भी नॉन इंस्पेक्शन टेक्निक्स हैं वो भी हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं, और फिर जो मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन है उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी इंसिडेंट डाटा है उससे भी हम हाजिर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो वर्क प्लेस पर नियर मिसेस होते हैं उनके रिकॉर्ड को भी एग्जामिन करके हाजिर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और आखिर में जो वर्क फोर्स है साइट पर उनसे डिस्कशन करके भी हाजिर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में। वो कौन से लोग हैं जिनको नुकसान पहुंच सकता है और कैसे नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पर आपको वर्कर या ऑपरेटर को कंसीडर तो करना ही है क्योंकि उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन उनके अलावा आपको जो ट्रेनी हैं उनको, या जो विजिटर हैं उनको, या फिर अगर कोई न्यू या एक्सपेक्टेड मदर हैं आपकी साइट पर जो काम कर रही हैं उनको कंसीडर करना है, और वर्क प्लेस पर जो क्लीनर या कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उनको, और जनरल पब्लिक को भी आपने कंसीडर करना है, और उन लोगों को भी कंसीडर करना है जिनसे आप वर्क प्लेस को शेयर करते हो। अब जानते हैं तीसरे स्टेप्स के बारे में, जो थी कि आपको यहाँ पर जो भी रिस्क है उसको इवेलुएट करना है और साथ ही में इसके लिए आपको प्रिकॉशंस भी लेने हैं। तो इसमें है कि हर एक हाजर है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसकी वजह से क्या हार्म हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है, और इसकी मदद से जो है आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि आपको जो रिस्क लेवल है उसको आप कितना रिड्यूस करना है या फिर नहीं करना है। यहाँ तक कि आप सारे प्रिकॉशन ले लेते हो तब भी कुछ रिस्क वहाँ पर मौजूद रहती है। तो इसके लिए आपको ये डिसाइड करना है कि जो भी सिग्निफिकेंट हाजिर है उसमें जो भी बची हुई रिस्क है वो हाई है, मीडियम है या फिर लो है, ये आपको वहाँ पर डिसाइड करना होता है। और ये डिसाइड करने के लिए आपको रिस्क लेवल का यूज़ कर सकते हो। रिस्क लेवल यानी कि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय सिवियरिटी। तो ये रिस्क लेवल क्या होता है, रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है और सिवियरिटी क्या है, इसके बारे में हम आगे में बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद 4th स्टेप था कि जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग हैं जो हमने फाइंड आउट किए थे तो उसका हमें रिकॉर्ड रखना है और उसको फिर हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो वो जो रिस्क असेसमेंट का जो रिकॉर्ड है उसमें आता है कि जितने भी नंबर ऑफ़ पीपल इफेक्टेड हुए हैं उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए।
जितने भी एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स हैं उनकी एडिक्वेसी क्या है उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, और कोई भी जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं उसका भी जो रिकॉर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। और ये जो रिस्क असेसमेंट है ये सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए जो वहाँ पर इन्वॉल्व है, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट हो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपको इसका रिव्यू करना है और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर इसको अपडेट करना है। तो ये जो रिस्क असेसमेंट है इसका आपको रिव्यू कब करना है, तो जब भी आपकी साइट पर एक्सीडेंट वगैरह होता है या फिर कोई इंसिडेंट होता है या फिर कोई जो मटेरियल है अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं या फिर लेजिस्लेशन में चेंजेस आते हैं या फिर जो भी क्लेम हो उनका कंपनसेशन हो या फिर जो भी प्रोसेस है अगर उसमें कोई चेंजिंग हो या फिर प्रीमिसेस में कोई चेंज हो या फिर जो भी वर्क पैटर्न है उसमें चेंजिंग हो या फिर जो इन्फोर्समेंट एक्शन हैं अगर उनमें चेंजिंग हो या फिर अगर पॉलिसी को अगर रिव्यू करना हो, तो अगर इनमें से कोई भी चेंजिंग होता है तो उस टाइम आपको इस रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना है और अपडेट करना है। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती है फिर भी आपको साल में तकरीबन एक बार ज़रूर रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना होता है। तो रिस्क मैट्रिक्स जानने से पहले आपको रिस्क के बारे में पता होना चाहिए कि रिस्क होता क्या है। रिस्क यानी कि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय सिवियरिटी, कहीं जगह पर इसको प्रोबेबिलिटी और सिवियरिटी कहते हैं, कहीं जगह पर इसको लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि रिस्क यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी सिवियरिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं और सिवियरिटी यानी कि एक्सीडेंट की वजह से जो रिज़ल्ट होगा उसकी सिवियरिटी या शिद्दत कितनी होगी। आपके सामने ये एक रिस्क मैट्रिक्स है जिसमें 3 कलर्स बताए गए हैं। फर्स्ट है ग्रीन, सेकंड है येलो और थर्ड है रेड। अब ये तीनों के अलग अलग मतलब हैं। तो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है लो रिस्क को, यानी कि वो जो रिस्क है वो एक्सेप्टेबल है, और येलो कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है मीडियम रिस्क को, यानी कि वो जो रिस्क है वो टॉलरेबल है कुछ वर्क एक्टिविटी के लिए ओनली। और थर्ड है रेड कलर, यानी कि हाई रिस्क है, यानी कि जो भी रिस्क है वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है और उसके ऊपर हमें इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। चलिए अब जानते हैं कि रिस्क मैट्रिक्स होता क्या है और उसकी रेटिंग कैसे दी जाती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि रिस्क होता है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय सिवियरिटी। तो अब ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि उस रिस्क की सिवियरिटी कितनी है और प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो उसके लिए आपको ये जो रिस्क मैट्रिक्स है ये आपकी मदद करेगा। तो चलें कंसिडर करते हैं एक्टिविटी को जिसके ज़रिए आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है और सिवियरिटी कितनी है। कंसिडर करते हैं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो मैसनरी का काम कर रहे हैं, वो भी हाइट पर। अब ये जो 4 मैसन हैं वो 10 मीटर की हाइट पर काम कर रहे हैं और वो स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ दूसरी टीम है जो सेम काम कर रही है मैसनरी वर्क का, लेकिन 3 मीटर की हाइट पर काम कर रही है। अब इसमें देखेंगे जो 10 मीटर पर काम कर रहे हैं 4 लोग और यहाँ पर जो है 3 मीटर पर काम कर रहे हैं। अब उन दोनों में जो रिस्क लेवल है वो कम ज़्यादा है। जैसे कि जो ग्रुप 10 मीटर पर काम कर रहा है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्क में होगा और जो 3 मीटर पर काम करने वाला ग्रुप है वो थोड़ा कम रिस्क में है। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो पहली टीम है 10 मीटर पर काम कर रही है उसका सेवरिटी रेट हाई होगा, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे गिरेंगे तो उनको सीरियस इंजरी होगी और हो सकता है कि फैटल एक्सीडेंट भी हो। लेकिन जो टीम बी है जो 3 मीटर पर काम कर रही है वो अगर नीचे गिरते हैं तो हो सकता है उनको चोट ना आए और हो सकता है कि कोई माइनर इंजरी वगैरह हो और ज़्यादा सीरियस इंजरी ना हो। तो चलो देखते हैं कि टीम ए है उसकी हम सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो उसकी जो सेवरिटी रेट हो जाएगा वो आदमी जो नीचे गिरेगा तो उसका सेवरिटी रेशियो रहेगा 5, और फिर जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि उसके नीचे गिरने का चांस कितना है, यानी कि हमें ये कंसीडर करना है कि वहाँ पर अगर 10 मीटर की हाइट पर अगर गार्ड रेल नहीं है, टॉप रेल वगैरह नहीं है या सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना हुआ, अगर पहना हुआ भी है तो उसे एंकर सही से नहीं किया तो वहाँ पर उसको नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 25। तो 25 आप रिस्क मैट्रिक्स में देखेंगे तो वो आता है रेड में, और रेड मतलब कि हाई रिस्क में आता है। अब टीम बी में देखते हैं। टीम बी 3 मीटर पर काम कर रही है, यानी कि उसके जो नीचे गिरने के जो इम्पैक्ट होगा वो कम हो सकता है, यानी कि उसको चोट नहीं भी पहुंच सकती और अगर उसको इंजरी होती भी है तो वो सीरियस इंजरी नहीं होगी। तो उसका जो रेशो है वो हम दे सकते हैं 2, यानी उसकी जो सेवेरिटी आएगी वो होगी 2। अब अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यानी कितना चांसेस हैं उसके नीचे गिरने का। अब वो अगर
3 मीटर की हाइट पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर मिड रेल है या टॉप रेल है और उसने वहाँ पर अगर सेफ्टी हार्नेस फुली एंकर नहीं भी किया हुआ, लेकिन फिर भी अगर उसका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो रेलिंग के साथ टकराएगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो होगी कम। तो रिस्क मैट्रिक्स को देखते हुए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2, यानी 2 × 2 हो जाएगा 4। और रिस्क मैट्रिक्स में 4 जो है वो है ग्रीन, और ग्रीन को लो लेवल का रिस्क कंसीडर किया गया है। अब हम देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट को कैसे बनाया जाता है और रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो ध्यान में रखें कि जब भी आपको रिस्क असेसमेंट बनाना है तो उससे पहले आपको एक्टिविटी को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्टिविटी को लिखेंगे, फिर उस एक्टिविटी में हमने हाजिर को आइडेंटिफाई करना होता है, तो फिर हमने हाजिर को यहाँ लिखना है और हाजिर को फाइंड आउट करने के बाद उसमें क्या रिस्क है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे। फिर हमने जो भी एक्टिविटी है उसके लिए हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स हैं वो हमें इसमें लिखना है। फिर उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी रेटिंग जो हमने इससे पहले देखा था, फिर आता है सेवरिटी रेटिंग, और फिर जो इन दोनों का इम्पैक्ट लेवल है, जैसा कि हमने इससे पहले देखा था कि इम्पैक्ट लेवल लो हो गया, हाई हो गया या मीडियम हो गया, ये जो लेवल है वो हमने इसमें लिखना होता है। फिर उसके बाद आ गया कि एडिशनल कंट्रोल मेजर। इससे पहले हमने देखा था कि वो जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर हैं, यानी कि कोई भी काम शुरू करने से पहले कौन से एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स आप लगा रहे हो या इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसे कहते हैं एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स। और एडिशनल कंट्रोल मेजर्स यानी कि एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर लगाने के बाद जो भी रिस्क लेवल है वो अगर अनएक्सेप्टेबल लेवल तक है तो वहाँ हम रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक लाने के लिए एडिशनल कंट्रोल मेजर्स लगाते हैं। फिर आता है रेजिडुअल रिस्क। जैसा हमने पहले देखा कि एडिशनल कंट्रोल मेजर्स हमने लगाया था हाई रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उस कंट्रोल मेजर्स लगाने के बाद भी कुछ ना कुछ रिस्क बाकी रहता है, तो उसे रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। और ये ध्यान में रखें कि रेजिडुअल रिस्क का रिस्क लेवल लो रहता है। और लास्ट में आता है एक्शन बाय, यानी कि वो जो एक्टिविटी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है उसका यहाँ डेजिग्नेशन लिखना होता है, जैसा कि इंजीनियर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, मैनेजर वगैरह। चलें आप कंसीडर करते हैं एक एक्टिविटी को, उसके मुताबिक ये हीरा फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो एक्टिविटी है, मान लो एक ट्रेलर के ऊपर रीइंफोर्समेंट स्टील को रखा हुआ है और उस रीइंफोर्समेंट स्टील बार को हमें अनलोड करना है और बाकायदा उस बार को स्टैकिंग भी करना है। अब देखते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या हाजिर आ सकते हैं। अब देखेंगे कि जो ट्रेलर है अगर उसके साथ में कोई छोटी कार वगैरह है तो वो ट्रेलर उस कार के साथ क्रश हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाजर्ड के रश व्हीकल मूवमेंट। दूसरे नंबर पर आएगा जब आप इस ट्रेलर को रिवर्स करते हो तो ये भी एक हाजिर है। फिर उसके बाद आएगा कि जो भी रीइंफोर्समेंट बार है अगर उसमें कोई शार्प एजेस हैं तो ये भी एक हाजिर है, क्योंकि आपने उस रीइंफोर्समेंट बार को अनलोड करना है। फिर उसके बाद आता है, मान लो आपने अनलोडिंग तो कर लिया लेकिन उन बार्स को प्रॉपर तरीके से स्टैकिंग नहीं किया, तो वो भी एक हाजिर है। फिर हाजिर को आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी उन हाजिर के पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आएंगे। तो हमने जो हाजिर देखा था जैसे कि रश व्हीकल मूवमेंट, तो उसके जो रिस्क है या आउटकम्स आएगा इंजरी टू वर्कर्स। फिर सेकंड हाजिर हमने देखा था रिवर्सिंग व्हीकल, तो इसका जो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, तो व्हीकल को रिवर्स करते वक्त अगर उस ट्रेलर के साथ कोई बैंक्समैन नहीं है तो वो ट्रेलर उस वर्कर के ऊपर जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके ऊपर चढ़ जाएगा। फिर थर्ड हमने देखा था जो हाजिर के अनलोडिंग ऑफ शार्प एजेस रीबार्स, तो उसका जो पॉसिबल आउटकम्स हैं कि उन शार्प एजेस की वजह से कट इंजरीज हो सकती है। फिर उसके बाद हमने जो हाजिर देखा था इम्प्रॉपर स्टैकिंग, यानी कि अगर उन रीबार्स को बाकायदा तरीके से नहीं रखा गया तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स आएंगे स्लिप, ट्रिप और फॉल इंजरी हो सकती है। चलिए आप देखते हैं कि उसके एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी ऑपरेटर्स है या जो भी ड्राइवर्स हैं उनके पास बाकायदा लाइसेंस होना चाहिए और कंपिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर कोई क्रेन या शावल वगैरह का ड्राइवर है तो। सेकंड एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर ये है कि जो भी व्हीकल है उसका जो रिवर्स हॉर्न और टेल लाइट है वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। फिर थर्ड में आएगा कि जो भी स्किल्ड वर्कर हैं हमने सिर्फ उन्हीं को डिप्लॉय करना है काम के लिए और उन वर्कर्स को बाकायदा PPEs देने हैं, जैसा कि सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़ हो गया, सेफ्टी ग्लव्स हो गए और हाई विस वेस्ट या जैकेट उनको प्रोवाइड करनी है ताकि वो सेफली काम कर सकें। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी रीबार्स हैं उनको साइज़ वाइज स्टैक करना है और
साइज़ वाइज स्टॉक करने के बाद वहाँ पर साइनेज को लगाना है। अब मान लो अगर वो रीबार्स अगर बंडल्स में हैं तो हमको वो रीबार्स बंडल में ही स्टोर करने हैं ताकि उसकी वजह से आपको अच्छे से हैंडलिंग कर सको। अब देखते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी रेटिंग कितनी होगी। अब देखें कि जो रश मूवमेंट वाला हाजिर है, मान लो अगर वर्क प्लेस पर कोई पाथवे सेग्रीगेशन नहीं की हुई और साइट पर व्हीकल भी ज़्यादा हैं तो जो लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी होगी वो हाई होगी और रिस्क मैट्रिक्स को देखते हुए वो बनती है 4। उसके बाद हमें देखना है कि सिवियरिटी रेटिंग साइट पर रश होने की वजह से अगर व्हीकल आपस में टकराती हैं या फिर अगर कोई व्हीकल किसी वर्कर्स को लगती है तो उसकी जो वजह से जो इंजरी होगी वो भी सीवियर होगी, यानी कि उसका सिवियरिटी रेट ज़्यादा होगा। और रिस्क मैट्रिक्स को देखते हुए हम उसकी सिवियरिटी रेटिंग देंगे 5। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो आता है 20। अब ये जो 20 है अगर हम रिस्क मैट्रिक्स में देखें तो वो आएगा हाई। ऐसे ही अगर हम सेकंड हाजिर को देखते हैं तो जहाँ पर व्हीकल को रिवर्स किया जा रहा है तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और हम कंसीडर करते हैं प्रोबेबिलिटी 4 और उसकी जो सिवियरिटी रेटिंग है वो भी ज़्यादा रहेगी, उसे अभी हम कंसीडर करते हैं 5 और 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो वैल्यू आएगी 25 जो है हाई। तीसरे हाजिर में आता है अनलोडिंग ऑफ शार्प एजिस रीबार्स। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई लेवल से कम रहेगी तो यहाँ पर हम 3 कंसीडर करेंगे। वो भी देखेंगे उसकी जो सिवियरिटी रहेगी वो भी कम रहेगी क्योंकि ज़्यादा कट इंजरीज ही हो सकती है, क्योंकि डेथ इंजरीज या फर्टिलिटी वगैरह तो नहीं होगी। तो इसके लिए जो सिवियरिटी है वो कम रहेगी और इसकी रेटिंग भी हम 3 ही देंगे। और हम अगर 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो है 9 और अगर 9 हम रिस्क मैट्रिक्स में देखें तो वो आता है मीडियम। अब हम 4th हाजिर की रेटिंग देते हैं, जैसा कि हाजिर है इम्प्रॉपर स्टैकिंग और उसके जो पॉसिबल आउटकम्स है वो ट्रिप होना या फॉल इंजरीज होना है, मतलब यहाँ पर मेजर एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी और उसकी जो सिवियरिटी भी रहेगी वो रहेगी 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया 9 और ये आएगा मीडियम में। अब हम देखेंगे कि इसके एडिशनल कंट्रोल मेयर्स हम क्या रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जहाँ पर भी व्हीकल मूवमेंट होती है तो वहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे और वहाँ पर साइनेज भी लगा देंगे। उससे क्या होगा कि जो भी व्हीकल साइट पर इंटर होगी इनको 20 की स्पीड को मेंटेन रखना है और साथ में ही हम वार्निंग साइन भी लगाएंगे जिससे ड्राइवर्स को पता चलेगा कि यहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं। फिर एडिशनल कंट्रोल मेयर्स में हम क्या कर सकते हैं कि जब व्हीकल्स को रिवर्स करते हैं तो सेपरेटली एक बैंक्समैन को असाइन करेंगे। तो जब भी व्हीकल्स को रिवर्स करना है तो बैंक्समैन बाकायदा फ्लैग के साथ यानी ग्रीन और रेड फ्लैग के साथ उसको यानी ड्राइवर को गाइड करेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो भी रीबार्स को हम अनलोड कर रहे हैं तो उसके लिए हम मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अनलोडिंग के लिए हम कम से कम वर्कफोर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हमारी जो कट इंजरीज है वो हम कम से कम कर सकते हैं। और मज़ीद हम क्या कर सकते हैं कि जो भी स्टैकिंग यार्ड है यहाँ पर रीइंफोर्समेंट बार को अनलोड किया जा रहा है वहाँ पर अनऑथराइज पर्सन को अलाउ नहीं करना है और ये जो हमने एडिशनल कंट्रोल मेयर्स को लगाया है उसकी वजह से जो रिस्क लेवल होगा वो कम हो जाएगा और जो रेजिडुअल रिस्क रहेगा वो लो रहेगा। अब बाहर में आता है कि कौन सा पर्सन इस एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें साइट इंजीनियर आएंगे या साइट इंचार्ज आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से रिस्क असेसमेंट को बनाया जाता है। हमने जहां पर एक एक्टिविटी को कंसीडर किया है और उसके मुताबिक हमने हाजिर आइडेंटिफिकेशन और रिस्क रेटिंग फाइंड आउट की है और कंट्रोल मेजर्स को भी सजेस्ट किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो की मदद से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिस्क असेसमेंट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके कौन से स्टेप्स हैं और रिस्क असेसमेंट को किस तरह बनाया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।